हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई एग्जाम बी में। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी के लिए मैं आपके लिए प्रतिदिन यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ और जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसका कंपाइलेशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आज आप देखोगे कि जो 27 जनवरी 2023 में एग्जाम्स हुए थे, ठीक है, जो चारों के चारों शिफ्ट हुए हैं, उसके मैं सारे के सारे जीए के क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ। अब यहाँ पे ये चीज ये नहीं होगी कि आपको मैं सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा। अब मैं आपको वो एक्स्ट्रा चीजें भी बताऊंगा जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर ये 50 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं आपको इतनी जानकारी दे दूंगा कि वो आपके 200 क्वेश्चन के समान हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने एसएससी के तो और भी फॉर्म भरे ही होंगे, तो यहाँ पे जब आप आकलन करोगे, जब आप उसके क्वेश्चन देखोगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि मैंने आपको बताए होंगे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे जो मेन एम रहेगा वो ये नहीं रहेगा कि सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर बताने। मेरा एम यहाँ पे ये रहने वाला है कि मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स होते हैं वो भी बता के चलूं। अब यहाँ पे मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे सब्सक्राइब अगर आप करोगे तो इससे मोटिवेशन मिलता है कार्य करने का और बेहतर तरीके से कार्य करने का। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट है, आप लोग इसको जरूर सब्सक्राइब करें। डेली मैं आप लोगों के लिए ऐसे कंटेंट लाता रहूंगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति को समाधान यानी कि पार्डन, यहाँ पे आप देख रहे हो जो समाधान शक्ति होती है वो किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है। तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति को हम लोग देखते हैं पार्डनिंग की जो पावर मिलती है वो मिलती है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद अनुच्छेद 72 यानी कि 72 के अंतर्गत दी जाती है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को ही यहाँ पे समाधान यानी कि किसी जो व्यक्ति को सजा मिली हुई है उसको माफ करने का यहाँ पे पावर मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं राज्यपाल को किस आर्टिकल किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है, तो ये मिलता है 161 के अंतर्गत। लेकिन मैं आपको बता दूं राज्यपाल मौत की सजा को नहीं बदल सकता, मौत की सजा को कम या फिर एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं रोक नहीं सकता। तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति होता है हमारा, इसको ये अधिकार भी है कि वह जो कोर्ट मार्शल होता है ना, आर्मी का जो कोर्ट मार्शल होता है, वो कोर्ट मार्शल से रिलेटेड भी जो शर्तें होती हैं, जो उसको किसी व्यक्ति को किसी सैनिक को अगर कोर्ट मार्शल के दौरान यहाँ पे कोई सजा मिलती है तो वे उसको भी यहाँ पे कम कर सकते हैं, उसको भी रोक सकते हैं। ओके, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ पे वो सभी चीजों को भी रोक सकते हैं जिसके अंतर्गत कोई मृत्यु दंड दिया गया हो। अच्छा, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं 5 प्रकार के, किस प्रकार के यहाँ पे राष्ट्रपति को पावर दी जाती है कि वो किसी व्यक्ति के जो सजा मिली है उसको कम कर सके या फिर हटा सके। सबसे पहले मिलता है इनको क्षमा, जो कि हम बोलते हैं कि आप इसको क्या कर सकते हो, क्षमा दे सकते हो, पार्डनिंग कर सकते हो। दूसरा मिलता है लघुकरण। लघुकरण का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेशन, यानी कि उसे कम कर सकते हैं सजा को। तीसरा होता है परिहार। परिहार का मतलब होता है रिमिशन, यानी कि आप उसे बदल सकते हो। विराम, यानी कि आप उसे रोक सकते हो कि भाई अब इसको ये व्यक्ति को सजा मत दीजिए। और लास्ट में जो होता है वो होता है प्राविलंब। प्राविलंब जिसको हम बोलते हैं, और ये होता है हमारा रिप्राइव, यानी कि एक निश्चित समय तक आप एक आदेश देते हैं जिसके तहत जो मुजरिम होता है या फिर जो व्यक्ति उसको सजा मिली है उसकी जो सजा होती है वो रोक दी जाती है। तो ये सब चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, एग्जाम में आ सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 2022 से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? 2022 से पहले पूछा है इन लोगों ने, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं 2022 से पहले कौन थे। तो यहाँ पे भूपेंद्र पटेल। ठीक है, तो ये भूपेंद्र पटेल, तो भूपेंद्र पटेल थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि नरेंद्र मोदी जो भारत के वर्तमान में क्या है प्रधानमंत्री, ये कब से कब तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये 2001 से 2014 तक आपको यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो यहाँ के पहले मुख्यमंत्री हैं, गुजरात के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर जीवराम नारायण मेहता। डॉक्टर जीवराम नारायण मेहता। ओके, जीवराम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जीवराम नारायण मेहता। ओके, तो जीवराम नारायण मेहता ये थे गुजरात के पहले मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ गुजरात की कैपिटल क्या है, ये आप लोग मुझे कमेंट में लिखिए। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व, जिसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में, यानी कि जैसे ये एक एक किलोमीटर है, इसके जो एरिया है इसमें कितने व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है, तो यहाँ पे आप देखोगे भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं भारत के किस राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, सबसे ज्यादा
पॉपुलेशन डेंसिटी है तो वो आ जाएगा आपका बिहार। बिहार की कितनी है पॉपुलेशन डेंसिटी, तो यहाँ पे 1106 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। और दूसरा है वेस्ट बंगाल, यहाँ पे 1028 व्यक्ति रहते हैं। तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। देखिए यूनियन टेरिटरी में अगर हम देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि यूनियन टेरिटरी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाली यूनियन टेरिटरी कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपको दिल्ली। और यही आपके सब सर्वाधिक, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी की सब सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो वो आ जाएगा यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ओके, यहाँ पे कितने 11,320 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में, तो देखिए कितनी ज्यादा है यहाँ पे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किस स्टेट की सबसे कम है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, देखिए 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपसे ये पूछूं कि किस राज्य की सर्वाधिक पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, तो वो आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये है आपके लिए जो याद करने वाली चीजें हैं। परिवार नियोजन जिसे हम बोलते हैं फैमिली प्लानिंग, तो ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत शामिल किया गया था, तो ये किया गया था छठवीं, ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत, जिसका जो समय काल था वो था 1980 से 1985 के बीच में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में रोजगार का विस्तार करना चाहिए। जन उपभोग की वस्तुएं, जो भी छोटी मोटी चीजें होती हैं, जैसे कि कुटीर उद्योग और लघु उद्योग को हमने बढ़ावा देना है, यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री को हमने यहाँ पे बढ़ावा देना है। ये किसका उद्देश्य था, ये किसका ऑब्जेक्टिव था, तो ये था छठी पंचवर्षीय योजना का। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी यहाँ पे, तो वो थी इंदिरा गांधी जी। ओके, अगला है मोपीला नृत्य। ये मोपीला नृत्य किस राज्य से संबंध रखता है, तो ये रखता है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो ये है ईटानगर। मोपीला, अब यहाँ पे आप देखिए और भी कई ज्यादा यहाँ पे आपको इस राज्य से नृत्य देखने को मिलते हैं। तो ये कौन सा है, पोंग नृत्य भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दामिंडा भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, वांचो, वांचो नृत्य भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तापू नृत्य भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला है एलपीजी गैस, लिक्विड, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी हम इसको बोल सकते हैं। गैस कौन सी योजना से संबंधित है, तो एलपीजी कौन सी योजना से संबंधित है, तो एलपीजी आपको मिलेगी प्रधानमंत्री उज्ज्वला उज्ज्वला योजना से रिलेटेड। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने क्या करा था, एलपीजी का जो कनेक्शन होता है वो बांटा था। तो ये कब शुरू हुई थी पीएम उज्ज्वला योजना, तो ये हुई थी 1 मई 2016 से ये स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ। 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना एक नया राज्य बना था, तो ये डेट आप लोग याद रखना। ओके, तो आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो ये होती है 1 नवंबर 1953 में। अब यहाँ पे कई लोग बोलेंगे कि सर 1956 भी आता है। अब मैं आपको बता दूं, जब ये जुड़ा था ना 1 नवंबर 1953 को, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे हैदराबाद को इसमें नहीं जोड़ा गया था। हैदराबाद उस टाइम में एक प्रिंसली स्टेट था, आप ये भी बोल सकते हो कि एक अलग सा स्टेट था। तो वहां पे ये बाद में जोड़ते हैं 1956 में, तब जाके इसका पूर्ण विलय होता है। ओके, जब 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश का विलय हैदराबाद राज्य के तेलंगाना प्रांत के साथ किया गया था। यानी कि आप देखोगे हैदराबाद और सभी चीजें तेलंगाना प्रांत भी इसी में जोड़ दिया गया था 1956 में, इसलिए ये हुआ था पूर्ण विलय। लेकिन जो सबसे पहला इसका स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 1953 में। अब यहाँ पे आप देखोगे पुनर्गठन आयोग, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जो कि 1956 के तहत जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, और 1956 के तहत भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता है ये हुआ था 13 अप्रैल बैसाखी के दिन 1919 में। अब ये किस लिए हुआ था, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो अपने दो नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। और ये किस के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे थे, तो रॉलेट एक्ट जो कि आया था 1919 में, उसके खिलाफ भी ये कर रहे थे। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की, जो इनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया था सर की उपाधि, उसको त्याग दिया था। अब यहाँ पे जिसने गोली चलाई थी जर्नल ओ डायर, जर्नल ओ डायर, इसको मारा किसने था, तो यहाँ पे इसको लंदन में मारा था सरदार उधम सिंह ने। इसने सरदार उधम सिंह ने यहाँ पे इसको मार दिया था जाके।
ओके, अब अगला देख लेते हैं हम। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? फ्लैग बेरर कौन थे 2018 की कॉमनवेल्थ गेम के? तो ये थी एमसी मैरी कॉम। ठीक है, तो ये एमसी मैरी कॉम थी। अब ये कहाँ पे हुआ था 2018 का? तो ये हुआ था गोल्ड कोस्ट, जो कि कहाँ पर है? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो ये गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भारत ने कब कॉमनवेल्थ गेम की एक तरीके से मेजबानी करी थी? तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2010 में। आपको पता है ये जो गेम्स था, इसके बाद आप देखोगे खेल गांव बना था भारत में, खेल गांव। अभी जो खेल गांव था ना, बहुत सुर्खियों में आया था। क्यों आया था सुर्खियों में, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बहुत ज्यादा धांधली हुई थी। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बोला भी गया था कि 650 रुपये का साबुन लिखा गया है, और 800 का यहाँ पे नैपकिन पेपर लिखा गया है। तो बहुत चीजें ऐसी थी कि सुरेश कलमाड़ी का नाम आपको पता है, इससे जुड़ा हुआ भी है। तो यहाँ पे बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है। तो 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, इसमें कुल भारत ने 67 पदक जीते थे। ठीक है, और इसका सबसे पहली बार आयोजन कहाँ पे होता है? तो ये 1930 में होता है। तो राष्ट्रमंडल खेलों का नाम 1930 से 1950 तक क्या था? ब्रिटिश एम्पायर गेम, क्योंकि ये उन्हीं देशों में होता है जिन पर कभी ब्रिटेन ने राज किया हो। अगला है, कथकली नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह है केरल से संबंधित। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, केरल के जो सीएम है वर्तमान में कौन है? तो वो है पिनारी विजयन। अब ये पिनारी विजयन किस रिलेटेड है? तो ये है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, इससे रिलेटेड है। गवर्नर कौन है? तो ये है आरिफ मोहम्मद खान। देखिए, अगला है, भारतीय हॉकी को ओलंपिक के कब में होगा, में कब शामिल किया गया था? तो ये भारतीय हॉकी टीम को 1928 में पहली बार ओलंपिक्स में शामिल किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि 1928 में ही भारत ने पहली बार यहाँ पे क्या करा था? अपना स्वर्ण पदक भी जीता था। और यहाँ पे आपको बताता हूँ, 1956 तक भारत ये जो गोल्ड मेडल है ये हमेशा जीतती रही, नाबाद जीतती रही। ठीक है, तो लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते हैं हमने। किसी भी टीम का अभी तक के सबसे सर्वश्रेष्ठ आप यहाँ पे कह सकते हो परफॉर्मेंस अभी मानी जाती है। तो वर्तमान में आपको पता होगा, जो ऑस्ट्रेलिया के ग्राहम रीड हैं, ठीक है, ये ग्राहम रीड, ये हैं भारतीय हॉकी टीम के कोच। अगला है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं स्ट्रेट जल संधि। तो यह है पाक जलमंडरू मध्य। ठीक है, तो पाक जल संधि जिसे हम कहते हैं, ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्या आएगा आपका? 42वां संविधान संशोधन के तहत किस समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो आपने बताना है भाई वो कौन सी कमेटी है जिसके तहत यहाँ पर मौलिक कर्तव्य, जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स की, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो यहाँ पे आपको पता होगा, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, जो कि 1976 में इन्होंने अपनी जो रिकमेंडेशन दी थी वो सरकार को दी थी, इंदिरा गांधी को दी थी। उन्हीं के तहत यहाँ पे हमने क्या करा था? यूएसएसआर से, उस समय यूएसएसआर था, उससे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज का क्राइटेरिया लिया था। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उस समय जब हमने इसको जोड़ा था ना, तो यहाँ पे सिर्फ 10 फंडामेंटल मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन आपको मैं बता दूं, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जो आया था, इसके तहत भारत में 11वीं ड्यूटी को जोड़ा गया, जो आपको पता है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। फंडामेंटल ड्यूटीज आपको भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में, कौन सा अनुच्छेद में मिलेगा? तो ये मिलेगा 51A के अंतर्गत। और ये किस भाग में है? तो ये है पार्ट 4, यानी कि भाग 4 में आपको देखने को मिल जाएगा, भाग 4A। ओके, 4 कौन सा है? ये 4 है डीपीएसपी का, 4A है फंडामेंटल ड्यूटीज का। काटी बिहू नृत्य कौन से महीने में किया जाता है? तो ये किया जाता है अक्टूबर के महीने में। काटी बिहू नृत्य, बिहू नृत्य कहाँ का है ये आप मुझे कमेंट में बताओ। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? विधान परिषद, अब ये विधान परिषद ना राज्यों में होती है। भारत में आपको 6 या 7 राज्यों में विधान परिषद देखने को मिल जाएंगी। ये वो राज्य होते हैं जहाँ पे आपको विधान परिषद और विधानसभा दोनों ही देखने को मिलती है। जैसे कि भारत के सेंटर में आपको देखने को मिलेगी लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार से राज्य में भी ये व्यवस्था लागू की जाती है। तो यहाँ पे इसका कार्यकाल भी 6 वर्षों का होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये 5 वर्षों का होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। राज्य की विधानसभा का होता है 5 वर्षों का। ओके, सरकार यहाँ से बनती है लोकसभा से और राज्यसभा राज्य विधानसभा से। लोकसभा से केंद्र की सरकार और राज्य विधानसभा से राज्य की सरकार को बनाया जाता है। फुटबॉल मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो फुटबॉल मैदान की लंबाई आपको 90 से 120 मीटर देखने को मिलेगी।
ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फीफा के अनुसार जो गोल पोस्ट होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो यहाँ पे आपको 2.44 मीटर्स देखने को मिलती है इसकी लंबाई। अगर मैं बात करूँ उसकी चौड़ाई की तो ये होती है 45 से 90 मीटर समथिंग इसकी चौड़ाई होती है फुटबॉल के ग्राउंड की अकॉर्डिंग टू द फीफा। कठ गोड़वा नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है, तो ये कठ गोड़वा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये बिहार से संबंधित है। बिहार के वर्तमान में सीएम कौन है, तो ये है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बहुत लंबे समय से यहाँ के अभी क्या बने बैठे हैं, सीएम बने बैठे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 2005 से ये सीएम बने थे और अभी 2020 22 अगर 23 तक भी देखोगे आप तो यही है, लेकिन बीच में एक साल आप देखोगे तो वो थे जीतन राम मांझी, जो कि 2014 से 2015 के बीच में यहाँ के सीएम बने थे, जीतन राम मांझी। ओके, तो ये आप देखो 2005 से 2023 के बीच में आप ये देखो कितना लंबा जो कार्यकाल है इनका रहता है। तो ये कौन सी पार्टी से है, कई बार एग्जाम में आता है, तो ये है जनता दल यूनाइटेड, जदयू जिसे हम बोलते हैं, जदयू। ओके, अब यहाँ पे पूछा है जो संगीत नाटक अकादमी है, संगीत नाटक अकादमी है, इसमें कितने जो पैसा मिलता है, अगर जो अवार्ड जीतता है कितना धनराशि दी जाती है, तो इसमें दी जाती है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का इसमें इनाम दिया जाता है। जो ये संगीत नाटक अकादमी है इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में आपको मिलेगा। इसकी स्थापना किसने करी थी, तो भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 28 जनवरी 1953 को इसकी स्टैब्लिशमेंट की थी। ओके, और इसके वर्तमान में सचिव कौन है अभी, तो ये है अनीश पी राजन। अनीश पी राजन इसके वर्तमान में क्या है, एक तरीके से इसके सचिव होते हैं। चलिए मैं आपको अब आगे ले चलता हूँ। अगला है पैसा। इसमें अगला क्वेश्चन है स्टार्च में क्या मिलाने से उसका रंग काला हो जाता है, तो स्टार्च में आप क्या मिलाते हैं, तो पहली बात तो आप देखेंगे स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, एक सफेद पाउडर पदार्थ होता है जिसमें ग्लूकोज होता है, जिसका उपयोग क्या करते हैं, पौधे द्वारा भोजन के रूप में किया जाता है। तो पौधा क्या करता है, भोजन के रूप में इसको उपयोग करता है। तो स्टार्च में अगर हम आयोडीन का विलयन, आयोडीन, ओके, आयोडीन का विलयन मिला देंगे तो ये हल्का काला या फिर बैंगनी रंग का हो जाता है। पैसा बचाने के लिए कौन सा अकाउंट खुला जाता है, तो पैसा बचाएंगे अगर आप, बहुत सी बेसिक क्वेश्चन है तो हम इसे बोलते हैं सेविंग अकाउंट। लेकिन क्या सिर्फ भारत में सेविंग अकाउंट नहीं, करंट अकाउंट भी होता है जिसमें दुकानदार और ज्यादा कंपनीज इसको इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे करंटली पैसा जमा होता रहता है बहुत टाइम के लिए। मतलब कि आप मान लीजिए एक दिन में 10 से 15 बार अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं इसमें पैसे की जमा करने की, तो ये करंट अकाउंट खुला सकते हैं। सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी होता है, आरडी अकाउंट भी होता है और एनआरआई अकाउंट भी होता है, जो कि विदेशी लोग यहाँ पे खुलाते हैं। नॉन रेसिडेंशियल इंडियन लोग यहाँ पे इसमें अपना अकाउंट खुला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने पद से इस्तीफा किसके विरोध में दिया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में आया था, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है, तो 1919 के तहत इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब आपको ये पता होगा कि पाकिस्तान के संस्थापक भी मोहम्मद अली जिन्ना ही हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल, तो वो भी आपको कौन मिलेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना ही मिलेंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान जो शब्द है, पाकिस्तान जो शब्द है वो इनके द्वारा दिया गया था, तो नहीं, ये दिया गया था लियाकत, ये एग्जाम में आ रखा है, लियाकत अली खान के द्वारा। ये लियाकत अली खान ना, ये लियाकत अली खान यहाँ पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो थी वहां पे एक लॉ के स्टूडेंट थे। महाजनपद वज्जी की राजधानी क्या थी, आपको पता है भारत में 16 महाजनपद थे जो कि नर्मदा और हिमालय के बीच में स्थित थे। तो यहाँ पे एक वज्जी एक तरीके से एक बहुत बड़ा जनपद था और इसकी जो राजधानी थी वो थी वैशाली, वज्जी की राजधानी वैशाली। ओके, सबसे शक्तिशाली अगर कभी आपसे पूछा जाए महाजनपद कौन था, तो ये था मगध, जहाँ पे शासन किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। गरबा किस राज्य का नृत्य है, तो गरबा किस राज्य का नृत्य है, तो ये आपको बहुत सिंपल है, ये है गुजरात। तो गुजरात से संबंधित है गरबा। देखिए अब यहाँ पे क्या सिर्फ यही नृत्य होता है, तो यहाँ पे आपको पता है डांडिया बहुत फेमस है, नवरात्रों के दिन किया जाता है डांडिया, हो गया भवई। ओके, ये हो गया तिप्पनी, तिप्पनी भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगी, और पघर, पघर भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है, तो बीसीसीआई का आपने मुझे फुल फॉर्म बताना है। ओके, तो बीसीसीआई डबल यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ बीसीसीआई होगा। ओके, तो यहाँ पे आप कर सकते हो बीसीसीआई, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, तो ये है रॉजर बिन्नी। ओके, रॉजर बिन्नी। अब ये ना, रॉजर बिन्नी क्या है, ये 36वें प्रेसिडेंट है। 35वें अगर आपसे पूछ लेगा, ये पूछा भी है अभी एफसी के एग्जाम में, तो ये हो गया आपका सौरव गांगुली। तो ये सौरव गांगुली आपका आंसर हो जाता है। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब होती है बीसीसीआई की, तो ये होती है 1928 में।
ओके। अब आपको पता होगा कि बीसीसीआई ने आईपीएल भी लॉन्च किया था। तो ये आईपीएल उन्होंने कब लॉन्च किया था? 2007 में लॉन्च किया था। और ये आईपीएल दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा खेल भी बन चुका है। अभी डेकाकॉन बोलते हैं ना, डेकाकॉन बन चुका है। अब आई बीसीसीआई ने अब वुमेन्स आईपीएल की भी स्थापना कर दी, वुमेन्स प्रीमियर लीग। तो ये कब से होगी? 2023 से होगी, जहाँ पे आपको 5 टीमें देखने को मिलेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बीसीसीआई ने 2008 में, जब से हमारे देश में क्या हुआ था, मुंबई अटैक हुआ था, उसके बाद से पाकिस्तानी प्लेयर्स का आईपीएल में खेलना बंद कर दिया था। राष्ट्रपति के वर्तमान में मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी कौन है? तो वर्तमान में कौन है? ये है राजेश, ये है राजेश वर्मा। ये राजेश वर्मा आपको मुख्य सचिव देखने को मिलते हैं, चीफ सेक्रेटरी द प्रेसिडेंट, जो कि द्रौपदी मुर्मू के चीफ सेक्रेटरी हैं। द्रौपदी मुर्मू आपको कौन सी जनजाति देखने को मिलेंगी? तो ये मिलेंगे आपको सांथल जनजाति से। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर को द वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपके राहुल द्रविड़। क्या राहुल द्रविड़ वर्तमान में भारतीय टीम के कोच हैं? यस, तो ये भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं। इससे पहले ये अंडर 19 के भी भारतीय टीम के कोच रह चुके हैं। इससे पहले कोच कौन थे हमारे? तो वो थे रवि शास्त्री, जो कि 2017 से 21 तक रहे थे। और रवि शास्त्री से पहले कौन थे? तो ये थे अनिल कुंबले। ये 2016 एक ही साल रह पाए थे बस ये। ओके, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम में आता है कई बार। तो यहाँ पे अगला है, 2015 के राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे? तो 2015 के राष्ट्रीय खेल केरला में हुए थे। अगर हम बात करें वर्तमान की 2022 के राष्ट्रीय खेलों की, तो ये होता है अहमदाबाद, गुजरात में। ओके, 2022 के जो कि थे 36वें राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम्स जिसको हम बोलते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट। और 36वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभंकर कौन था? तो ये था सावज, जिसे हम बोलते हैं सावज। ये आप यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम में आता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खेल की शुभारंभ, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो, स्टार्ट किया था जब 36वें नेशनल गेम्स अहमदाबाद में ओपन किए गए थे। आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब लागू हुआ था भारत में? तो ये 17 अक्टूबर 2000 में लागू हुआ था। ठीक है, उस समय कौन थे भारत के प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। भारत के रेलवे की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 68,103, 68,103 किलोमीटर टोटल लंबाई है हमारे रेलवे ट्रैक्स की। अगर हम कंपाइल करें पूरा का पूरा इनएक्टिव को, प्लेटफॉर्म्स को, तो बहुत ज़्यादा ही, इसमें 1 लाख से ऊपर ट्रैक्स बन जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि तो जो टोटल लेंथ है वो कितनी, यहाँ पे मैंने आपको बता दी 68,103। रेलवे मिनिस्टर वर्तमान में कौन है? तो ये है अश्वनी वैष्णव। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले आपको पता है, मैंने बताया था, ये आपके थे पीयूष गोयल। ठीक है, पीयूष गोयल थे। और आप उससे पहले भी कई बार देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट लोग इसके मंत्रालय रह चुके हैं, जैसे आपके यहाँ पे सदानंद गौड़ा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन थे? तो ये थे आपके जॉन मथाई। ओके, तो ये जॉन मथाई आपने ध्यान रखना है। अगला है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, तो ये बीसीसी से आप लोग याद रखना है यहाँ पे। तो इन्होंने अपने कौन से उपन्यास, कौन से नॉवल से लिया था? तो ये लिया था आनंद मठ, आनंद मठ से इसको लिया गया था। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या चीज है कि सबसे पहली बार वंदे मातरम को कहाँ पे गाया गया था? तो ये गाया गया था 1896 में, जो कि कलकत्ता का अधिवेशन था कांग्रेस का। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसको हमने कब भारतीय संविधान यानी कि भारत का राष्ट्रीय गीत अब के रूप में अपनाया गया था हमारे संविधान सभा द्वारा? तो ये था 24 जनवरी 1950 में, इसको ऑफिशियली भारत का राष्ट्रीय गीत बना दिया गया। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। और इन्होंने किसको हराया था? तो घनानंद, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराया था। ओके, इनकी हेल्प किसने करी थी चंद्रगुप्त मौर्य की? तो ये करी थी कौटिल्य, जिसका नाम विष्णुगुप्त, जिसका नाम चाणक्य भी हम इसे कहते हैं। ओके, अगला है, युवाओं को रोजगार देने के लिए किस योजना को शुरू किया गया था? तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना। तो ये है प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना। ओके, अब इस योजना के तहत क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो इस योजना के तहत सभी नौजवान बैंकों को सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराता है, ताकि वो अपना स्वरोजगार खोल सकें। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। देखिए, 25 वर्ष अगर आपकी उम्र है तो आप लोकसभा का जो इलेक्शन है वो कंटेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी एज कितनी होती है वोट देने के लिए। तो 18 है, ये पहले 21 थी। ठीक है, ये 21 थी, फिर आपको पता है 69 अमेंडमेंट एक्ट होता है, जिसके तहत 21 से घटाकर 18 कर दी जाती है। लेकिन अगर मैं बताऊं, 21 वर्ष किसके लिए है? पंचायतों में इलेक्शन लड़ने के लिए 21 वर्ष है। लेकिन अगर आप राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको 30 वर्ष का होना बहुत जरूरी
होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो राज्यसभा होती है उसकी 30 वर्ष है, और आर्टिकल कौन सा रिलेटेड है, संसद, देखिए संसद से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल मिलेगा आपको यहाँ पे, तो ये मिलेगा आपको यहाँ पे 79। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ राज्यसभा की, तो राज्यसभा का कौन सा है सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो वो है आपका 80। इसके तहत कहा गया है कि भारत में एक राज्यसभा होगी। और अनुच्छेद 80 के तहत यहाँ पे क्या बोला गया है कि भारत में एक लोकसभा होनी चाहिए। 81 के तहत, 80 नहीं 81 के तहत बोला गया है। और मैं आपको बता देता हूँ, जनवरी 2020 में जो भी भारत में, जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्य विधानसभा है, राज्य विधान परिषद है, अगर इसमें एंग्लो इंडियन सदस्य को नामित किया जाता था, तो ये बंद कर दिया गया जनवरी 2020 से। ठीक है, 27 या 28 जनवरी है, तो 2020 से जो हमने एक तरीके से नॉमिनेशन दिया था कि आपको हम लोग चुनेंगे एज अ विदाउट किसी इलेक्शन के नॉमिनेशन के द्वारा, तो ये सब बंद किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के समय भारत के कितने प्रतिशत आबादी कृषि से आजीविका प्राप्त करती थी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका देखेंगे 85% लोग जो थे उस टाइम पे भारत में कृषि से ही अपनी जो आजीविका थी, लाइवलीहुड थी, उसको चलाते थे। अब ब्रिटिश 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 ईस्ट इंडिया कंपनी, ये देख सकते हो आप, इसकी स्थापना कब हुई थी, 31 दिसंबर 1600 में। इस समय भारत में कौन था, ये अकबर था, ये भी आता है एग्जाम में। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से व्यक्ति कौन था जो भारत में आया था, तो ये था जॉन मिल्टन हॉल। ठीक है, तो जॉन मिल्टन हॉल था। अब इन्होंने सबसे पहली कंपनी 1613 में सूरत में खोली थी। ठीक है, 1613 में सूरत में खोली थी। फिर बाद में इन्होंने 1617 के आसपास मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री खोली थी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सूरत में इन्होंने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री को खोला था। अगला है रामनकुट्टी नायर किस नृत्य से संबंधित थे, तो रामनकुट्टी नायर कथकली। ओके, तो कथकली ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपका केरल से रिलेटेड है। लावणी, लावणी किस राज्य का है, तो ये है महाराष्ट्र का है। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन है, तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, देवेंद्र फडणवीस। ओके, अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ सीएम कौन है, तो ये है एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे। और ये किस पार्टी से हैं, तो ये बाला साहेब आची शिवसेना से रिलेटेड है। इससे पहले कौन थे, उद्धव ठाकरे थे। हाल ही में भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया था भारत की यूनियन टेरिटरी, जिसे हम बोलते हैं, जो कि नई गठित हुई थी, ये आपको पता है कब हुई थी, 31 अक्टूबर 2019 में। तो ये थी जे एंड के, तो जे एंड के में पहला लेवेंडर महोत्सव हमने स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो कि 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, 1936 में, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पता है, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, जो कि हिटलर इनके बहुत बड़े फैन हुआ करते थे। कई बार इनसे ये भी बोला गया था कि आपकी स्टिक में जो है मैजिक है, उनकी स्टिक को तोड़ा भी गया था कई बार। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना, यहाँ पे हमेशा हैट्रिक मारते थे ये। 39, अगर आप देखोगे, उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल, ये किस आर्टिकल से संबंधित है, मैंने इस पे एक शॉर्ट भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हो कि कई बार ये बोला जाता है कि भारत में गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन यानी कि राष्ट्र के पिता की उपाधि दी गई है। लेकिन संविधान तो ये कहता है कि यहाँ पे उपाधियां नहीं दी जाएंगी भारतीय सरकार के द्वारा, सिर्फ मिलिट्री और एजुकेशन को छोड़कर। जैसे आपके मिलिट्री में कौन है, ब्रिगेडियर हो गए, फील्ड मार्शल हो गए, ठीक है, लेफ्टिनेंट कैप्टन, ओके, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, ये सब जो पद होते हैं ये एक उपाधि होती है। ठीक है, फील्ड मार्शल हो गए, ये उपाधि है, कि वो रैंक की उपाधि है। फिर प्रोफेसर हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ये सब क्या है, एक तरीके से टाइटल है। तो ये तो सरकार नहीं देगी, सरकार ने बोला है कि एजुकेशन और मिलिट्री के अलावा हम किसी को भी कोई उपाधि नहीं देंगे। तो ये जो फादर ऑफ द नेशन की उपाधि गांधी जी को मिली है, तो ये ऑफिशियली नहीं है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि ये किसी भी भारत के आधिकारिक वेबसाइट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपिता कौन होंगे। हमारे पर्टिकुलरली आपके महात्मा गांधी को नहीं माना गया है, तो ये आप इस चीज को ध्यान देना। CAG, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आर्टिकल बताता हूँ, आपका आर्टिकल है ये 18, मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, अगला कौन सा है, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, GC मुर्मू है, आपको पता है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो ये CAG का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 148 के तहत भारत के राष्ट्रपति CAG की नियुक्ति करते हैं। कौन से ताप पर शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है, तो कौन सा ताप है जिसमें जो हमारा तापमान है शरीर का वो नियंत्रित रहता है, तो मैं आपको तीनों में बता दूंगा। 310 आपको पता है केल्विन, केल्विन फ़ारेनहाइट और सेल्सियस होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होगा और 37 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो ये तीनों मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपसे तीनों में से किसी एक में पूछा गया था। 310 केल्विन, 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, देखिए अगर ये भारत है तो ये आपका हो गया यहाँ पे अरब सागर,
ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे हिंद महासागर या फिर बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी भी आप इसे कह सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नर्मदा यहाँ से निकलती है अमरकंटक से, ठीक है, तो यहाँ पे गिरती है, यहाँ पे आप देखोगे माही भी गिरती है, यहाँ पे आप देखोगे लूनी तो वैसे राजस्थान के जो थार डेजर्ट है वहाँ पे गुम हो जाती है, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे बंगाल में तो बंगाल की खाड़ी में बहुत सारी नदियाँ गिरती हैं, जैसे कि आपकी होगी महानदी, ठीक है, फिर यहाँ पे होगी आपकी गोदावरी, ठीक है, फिर होगी कृष्णा, फिर होगी आपकी यहाँ पे कावेरी, फिर पेरियर, तो यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नर्मदा इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला है 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में कितने खेलों को शामिल किया गया था? तो 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में 280 खेलों को शामिल किया गया था। और राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। सत्यार्थ प्रकाश कृति किसकी है? तो ये है दयानंद सरस्वती। अब ये दयानंद सरस्वती ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो यहाँ पे कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनका मूल नाम क्या है, तो इसका नाम है मूल शंकर, इनका मूल नाम हो जाता है। तो यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनका सबसे इंपॉर्टेंट कोट, सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो भी इन्होंने ही बोला है। फिर और इम्पोर्टेंट चीज क्या है एग्जाम में आती है जो, तो यहाँ पे देखोगे अगर आप तो ये मिलेगा आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1876 में इन्होंने स्वराज का नारा दिया था। 1876 में स्वराज, स्वराज शब्द इन्होंने ही बोला था, जिससे आगे जाकर बाल गंगाधर तिलक ने बढ़ाया था। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ शुरू की गई थी? तो ये चेन्नई से मैसूर, चेन्नई से मैसूर के बीच में शुरू करी गई है, और बीच में बेंगलुरु भी इसमें एक स्टॉप बनाया गया है। तो पहली वंदे भारत ट्रेन, आपको पता है भारत में सबसे फास्टेस्ट ट्रेन में वंदे भारत ट्रेन गिनी जाती है। वंदे भारत ट्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं। ओके, क्योंकि 2018 में से काम शुरू हो गया था। अब सबसे पहली बार ट्रेन 18 जो कि है सबसे इम्पोर्टेंट वंदे भारत ट्रेन, इसको कहाँ से कहाँ के बीच में चलाया गया था? 2019 में इसे चलाया गया था दिल्ली से वाराणसी के बीच में, दिल्ली से वाराणसी के बीच में। और मैं आपको बता दूं जब इसका ये ट्रायल चल रहा था ना, तो ट्रायल चलने में इसने 100 किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को भी कैच कर लिया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन इसकी जो स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर में क्या करी गई है, एक तरीके से पाउज करी गई है कि इतना ही चल सकता है। और भारत में अगर हम अगर बात करें तो सबसे हाईएस्ट ट्रेन अभी कौन सी है? तो आप देखोगे एक तो राजधानी हो गया और गतिमान एक्सप्रेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसको 130 पर क्या करा गया है? रोका गया है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपको पता है सिक्किम है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपको यूपी मिल जाएगा। कथक, कथक आपसे पूछा है यहाँ पे, तो कथक किस नृत्य की नृत्यांगना कौन थी कथक की? तो बहुत फेमस थी, वो थी सितारा देवी। ये सितारा देवी। कथक कहाँ का है? तो ये कथक आपका यूपी का है। और कथकली बोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका केरला का। सातवीं पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का 1985 से 1990 के बीच में आपको समय काल देखने को मिलता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में चली थी। और 12वीं जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना है, तो ये 2012 से 2017 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं को खत्म कर दिया गया है। अंत में आपका क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री किस राष्ट्रीय पार्टी से हैं? तो ये है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी से। और इनका नाम क्या है? तो ये है पुष्कर सिंह धामी। इनसे पहले कौन थे? तो ये थे तीरथ सिंह रावत थे। इससे पहले कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तीरथ सिंह रावत यहाँ पे अभी सबसे कम समय के लिए सीएम बनने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं, पहले व्यक्ति हैं। और यहाँ पे इसके पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे उत्तराखंड के थे? तो वो थे यहाँ पे नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी तो पहले इलेक्टेड थे। अगर मैं बात करूँ नित्यानंद स्वामी यहाँ के पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उत्तराखंड के। तो ये उत्तराखंड की जो दो, आपको पता है अभी अभी वर्तमान में इनकी दो क्या है राजधानी है, पहली राजधानी देहरादून है, दूसरी क्या है ये आप मुझे कमेंट में बताइए। और किस प्रकार के आपको वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हो। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।